तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला टॉपिक, द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इसमें हम बेसिकली ये समझेंगे कि भाई किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट की आखिर ज़रूरत ही क्या है। और फिर हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स वो कैसे काम करते हैं। ओके, सो सेक्शन 1, यहाँ हमारा सवाल है व्हाई इज गवर्नमेंट नेसेसरी। देखिए, पब्लिक फाइनेंस के टेक्निकल डिटेल्स में जाने से पहले एक कदम पीछे जाते हैं। पहले ये तो समझें कि गवर्नमेंट आखिर है ही क्यों, उसकी जरूरत क्या पड़ गई किसी भी इकोनॉमी को। तो देखिए, किसी भी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा सबसे कोर पर्पस है ना, वो है लोगों का भला करना, यानी जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब सोचिए, गवर्नमेंट जो भी करती है या जो नहीं भी करती, उसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर और हमारी आपकी लाइफ पर पड़ता है। जैसे टैक्स लगाना या रोड्स बनाना या फिर कोई नया लॉ ले आना, ये सब चीज़ें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को शेप करती हैं। गवर्नमेंट ही तो है जो टैक्सेशन या बोरोइंग से पैसा जमा करती है, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, लोगों को जॉब्स देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ही हमें प्रॉपर्टी राइट्स, कानून व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर देती है, जिसके बिना तो सिविलाइज्ड लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तरह से गवर्नमेंट ही रूल्स ऑफ द गेम सेट करती है, जिसके दायरे में सारे प्राइवेट प्लेयर्स, सारे कंज्यूमर्स मतलब हम सब काम करते हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर। यहाँ हम बात करेंगे द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी की। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर सोसाइटी फेस करती है, चाहे वो अमेरिका हो या कोई छोटा सा देश। कोई इससे बच नहीं सकता। तो आइए इसको ठीक से समझते हैं। तो स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट है क्या? बिल्कुल सिंपल है। देखिए, एक तरफ है हमारी अनलिमिटेड वांट्स, हमें बेटर घर चाहिए, ज़्यादा अच्छा खाना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ है लिमिटेड रिसोर्सेज। इन सारी वांट्स को पूरा करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे ज़मीन, काम करने वाले लोग यानी लेबर, और पैसा यानी कैपिटल, वो तो लिमिटेड है, आसमान से तो नहीं टपक रहे। इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि कोई भी इकोनॉमी चाहे कितनी भी पावरफुल हो, अपने हर सिटीजन की हर इच्छा पूरी नहीं कर सकती। और बस यही इकोनॉमिक्स की सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड, इस स्कार्सिटी की वजह से हर इकोनॉमी को, हर देश को ये 4 बेसिक सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या बनाएं, ज्यादा अनाज उगाएं या फिर ज्यादा मोबाइल फोन्स बनाएं। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस इट, जो भी बनाना है उससे कैसे बनाएं, ज्यादा लोगों को काम पर लगाकर यानी लेबर से या फिर एडवांस मशीन से। नंबर 3, फॉर whom टू प्रोड्यूस इट, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो किस किस को मिलेंगे। और आखिरी नंबर 4, हाउ मच टू सेट असाइड फॉर फ्यूचर ग्रोथ, हमें आज कितना खर्च करना है और आने वाले कल के लिए, देश की ग्रोथ के लिए कितना सेव और इन्वेस्ट करना है। इन्हीं 4 सवालों के जवाब ही एक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो अब आते हैं सेक्शन 3 पर। हमने स्कैरसिटी की प्रॉब्लम तो समझ ली। अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए और लोगों की लाइफ बेटर बनाने के लिए गवर्नमेंट्स के 3 बड़े मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स क्या होते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है कि देश में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसको मेजर करने का तरीका है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर जीडीपी देश की पॉपुलेशन से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तभी हम कह सकते हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, तभी वो ऑन एन एवरेज पहले से ज्यादा वेल्दी हो रहे हैं। दूसरा गोल जो कि बहुत ही जरूरी है, वो है हाई एम्प्लॉयमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास काम हो, मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं, उन्हें जॉब मिलनी चाहिए। इससे डबल फायदा होता है, एक तरफ लोगों की इनकम बढ़ती है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, और दूसरी तरफ देश का टोटल प्रोडक्शन यानी आउटपुट बढ़ता है। याद रखिए, अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ उस एक इंसान का नुकसान नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी का नुकसान है। इट्स अ परमानेंट लॉस ऑफ पोटेंशियल आउटपुट, मतलब जो प्रोडक्शन हो सकता था वो अब कभी नहीं होगा, इट्स गॉन फॉर एवर। और तीसरा गोल है प्राइस स्टेबिलिटी। इसका मतलब है प्राइसेस को स्टेबल रखना, ना तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने देना और ना ही डिफ्लेशन यानी चीजों के दाम गिरने देना। दोनों ही खतरनाक हैं। इन्फ्लेशन से क्या होता है, आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब जो चीज कल 100 रुपए की थी आज 110 की है, तो आपके 100 रुपए की परचेजिंग पावर कम हो गई, और इसकी सबसे ज्यादा मार गरीब आदमी पर पड़ती है। दूसरी तरफ डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं है, ये अक्सर एक आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस या रिसेशन का सिग्नल होता है। इसलिए एक हेल्दी, आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए स्टेबल प्राइसेस यानी प्राइस स्टेबिलिटी बहुत बहुत जरूरी है।
ओके, सेक्शन 4, हाउ इकोनॉमीज आर ऑर्गेनाइज्ड। तो हमने ये 3 बड़े गोल्स देख लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई एम्प्लॉयमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी। अब सवाल यह है कि इन गोल्स को अचीव कैसे किया जाए। इसके लिए अलग अलग सोसाइटीज ने अलग अलग तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स बनाए हैं। चलिए अब इन्हीं सिस्टम्स को डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, ब्रॉडली 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले है मार्केट सिस्टम, जिसको हम आम भाषा में कैपिटलिज्म कहते हैं। यहाँ डिसीजन मेकर कौन है? प्राइवेट लोग और बिजनेसेस। सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप में है और सबका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। डिमांड एंड सप्लाई से सब डिसाइड होता है। फिर आता है इसका ऑपोजिट, डायरेक्टेड सिस्टम या सोशलिज्म। यहाँ सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। डिसीजन मेकर है गवर्नमेंट, रिसोर्स ओनरशिप सब पब्लिक या स्टेट के पास है, और गाइडिंग प्रिंसिपल है सोशल वेलफेयर और सेंट्रल प्लानिंग। और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। रिसोर्सेज प्राइवेट भी होते हैं और पब्लिक भी, और मोटिव प्रॉफिट भी होता है और सोशल वेलफेयर भी। और सच तो ये है कि आजकल दुनिया की ऑलमोस्ट सारी मेजर इकोनॉमीज इंडिया को मिलाकर मिक्स्ड इकोनॉमी ही हैं। प्योर कैपिटलिज्म या प्योर सोशलिज्म सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। ओके, सेक्शन 5। चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और एडम स्मिथ के व्यू पॉइंट को समझते हैं। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके हिसाब से गवर्नमेंट का सही रोल क्या होना चाहिए। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में आई थी। उसमें उन्होंने कहा था द गवर्नमेंट हैज़ ओनली 3 ड्यूटीज टू अटेंड टू, 3 ड्यूटीज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। मतलब गवर्नमेंट के पास करने के लिए सिर्फ 3 जरूरी काम हैं। आप सोचिए, उस जमाने में जब राजा महाराजा और सरकारें हर चीज़ में इंटरफेयर करती थीं, ये कहना एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इस एक लाइन ने बेसिकली लिमिटेड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन रखी। तो आखिर वो 3 काम थे क्या? चलिए देखते हैं। नंबर 1, नेशनल डिफेंस, यानी देश को बाहरी दुश्मनों से, इन्वेजन से बचाना। बिल्कुल बेसिक है ना। नंबर 2, सिस्टम ऑफ जस्टिस, यानी देश के अंदर एक सिटीजन को दूसरे सिटीजन के जुल्म से, अन्याय से बचाना, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और नंबर 3, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पब्लिक वर्क्स एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब ऐसी चीजें बनाना और मेंटेन करना जैसे सड़कें, पुल, कैनाल्स, जो पूरी सोसाइटी के लिए तो जरूरी हैं, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी उन्हें नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें बनाना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये काम भी गवर्नमेंट का है। बस एडम स्मिथ के हिसाब से इतना ही काम था गवर्नमेंट का। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, द मॉडर्न गवर्नमेंट्स रोल। हमने देख लिया एडम स्मिथ क्या सोचते थे, लेकिन उनके टाइम से लेकर आज तक दुनिया बहुत बदल गई है, तो गवर्नमेंट का रोल भी बदला है। चलिए देखते हैं कैसे। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 1930s से पहले का जो ज़माना था, उसे हम एडम स्मिथ का एरा कह सकते हैं। माना जाता था कि गवर्नमेंट को कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए, मार्केट्स अपने आप सब ठीक कर लेंगी। बट फिर आया 1930s और द ग्रेट डिप्रेशन। ये एक मैसिव टर्निंग पॉइंट था। पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। इसने एक झटके में ये दिखा दिया कि मार्केट्स बुरी तरह फेल हो सकती हैं। और तभी लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने, सबने डिमांड करना शुरू किया कि गवर्नमेंट को आगे आना होगा, उसे इंटरवीन करना होगा। और उसके बाद से, यानी पोस्ट 1930s मॉडर्न एरा में, गवर्नमेंट का रोल बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। आज ये बात पूरी दुनिया मानती है कि एक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने और स्टेबल रखने के लिए गवर्नमेंट का एक एक्टिव रोल एब्सोल्युटली ज़रूरी है। तो सबका समरी क्या है? समरी ये है कि आज की मॉडर्न गवर्नमेंट का काम सिर्फ डिफेंस, जस्टिस और पब्लिक वर्क्स तक सीमित नहीं है, जैसा एडम स्मिथ ने कहा था। इन ट्रेडिशनल फंक्शंस के साथ साथ अब उनके पास इकोनॉमिक फंक्शंस या फिस्कल फंक्शंस भी हैं। और ये जो फंक्शंस हैं, यानी टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बोरोइंग, यही तो पब्लिक फाइनेंस का कोर है। इसी के बारे में हम अगले टॉपिक में और डिटेल से बात करेंगे। Now let's discuss about Musgrave's 3-branch taxonomy, एक ऐसी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक फंक्शंस को समझने में हमारी मदद करती है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं उस बेसिक फ्रेमवर्क को जो रिचर्ड मस्ग्रेव ने इंट्रोड्यूस किया था। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक मॉडर्न इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आखिर समझा कैसे जाए। मुस्ग्रेव से पहले गवर्नमेंट के जो इतने सारे अलग अलग काम होते हैं, उनको कैटेगराइज करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका ही नहीं था। इससे होता ये था कि इकोनॉमिक पॉलिसी में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये ब्रिलियंट फ्रेमवर्क हमें दिया रिचर्ड मस्ग्रेव ने। उन्होंने अपनी क्लासिक 1959 की बुक द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस में 3-ब्रांच टैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका था जिससे गवर्नमेंट के कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक फंक्शंस को 3 अलग अलग क्लियर रोल्स में क्लासिफाई किया जा सका। तो मस्ग्रेव ने गवर्नमेंट के पूरे इकोनॉमिक रोल को 3 मेन फंक्शंस या ब्रांचेस में डिवाइड किया,
जिन्हें हम अब डिटेल में देखने वाले हैं। ये 3 फंक्शंस हैं। पहला, एलोकेशन फंक्शन, जिसका मेन काम है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंश्योर करना। दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसका फोकस फेयरनेस और इक्विटी लाने पर है। और तीसरा है स्टेबलाइजेशन फंक्शन, जिसका काम है पूरी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता मेंटेन करना। आने वाले स्लाइड्स में हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। अब इस स्लाइड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले 2 फंक्शंस यानी एलोकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शंस हैं। इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअल मार्केट्स और स्पेसिफिक ग्रुप से डील करते हैं। जबकि जो तीसरा फंक्शन है स्टेबलाइजेशन, वो एक मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शन है जो पूरी इकोनॉमी यानी नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बड़े इश्यूज से डील करता है। तो सवाल ये है कि गवर्नमेंट इन तीनों फंक्शंस को पूरा कैसे करती है। इसके लिए गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है नेशनल बजट। बजट ही वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपनी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट की एक कॉन्क्रीट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी होती है। Okay, let's dive into this. चलिए अब डिटेल में जानते हैं पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन को, द एलोकेशन फंक्शन। ये फंक्शन ही हमें समझाता है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरवीन क्यों करना पड़ता है। सबसे पहले रिसोर्स एलोकेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, उन्हें अलग अलग काम में लगाया जाता है ताकि डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकें। इसका मेन गोल है एफिशिएंसी अचीव करना, जिससे वेस्ट कम से कम हो और सोसाइटी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो ये रिसोर्सेज एलोकेट कैसे होते हैं? देखिए, प्राइवेट मार्केट में एलोकेशन प्राइस मैकेनिज्म से होता है, यानी डिमांड और सप्लाई की इंटरैक्शन, और प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट मोटिव से चलता है। लेकिन जब गवर्नमेंट रिसोर्सेज एलोकेट करती है तो वो अपने बजट और पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से करती है, जैसे सोशल वेलफेयर या नेशनल सिक्योरिटी। इससे एक बहुत ही लॉजिकल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है। अगर प्राइवेट मार्केट पहले से ही प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट के इस एलोकेशन फंक्शन की ज़रूरत ही क्या है? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं मार्केट फेलियर। यही गवर्नमेंट इंटरवेंशन का सबसे बड़ा रैशनल या कारण है। मार्केट फेलियर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां प्राइवेट मार्केट, अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट नहीं कर पाता। इसकी वजह से रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन होता है और सोसाइटी का ओवरऑल वेलफेयर मैक्सिमाइज नहीं हो पाता। यानी सिर्फ प्राइवेट प्रॉफिट के पीछे भागने से पूरी सोसाइटी का भला नहीं होता। और जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, ये मार्केट फेलियर कई रीजंस से हो सकता है, जैसे कि पब्लिक गुड्स जिन्हें प्राइवेट मार्केट नहीं प्रोवाइड करता क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है, या फिर एक्सटर्नैलिटीज जैसे पोल्यूशन जैसे नेगेटिव साइड इफेक्ट्स, या जब मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन हो जैसे मोनोपोलीज जो प्राइसेस बढ़ा देते हैं। इन्हीं सब इम्परफेक्शंस की वजह से गवर्नमेंट को एलोकेशन फंक्शन के थ्रू इंटरवीन करना पड़ता है। तो ये था एलोकेशन फंक्शन, जिसका पूरा फोकस एफिशिएंसी पर था। लेकिन एक सोसाइटी को एफिशिएंट होने के साथ साथ फेयर भी होना चाहिए, और यहीं पर मस्ग्रेव का दूसरा फंक्शन काम आता है, द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी, यानी अमीर और गरीब के बीच के फर्क को कम करना। इसके लिए गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, सब्सिडीज और ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे टूल्स का यूज करती है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी फंक्शन पर, द स्टेबलाइजेशन फंक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव है पूरी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन करना, जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। हम जानते हैं कि प्राइवेट इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स यानी तेजी और मंदी के दौर आते रहते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी और देश का सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्रूशल पॉइंट ये है कि रिचर्ड मस्ग्रेव ने हमें गवर्नमेंट के इकोनॉमिक रोल को समझने के लिए एक कंप्लीट 3 ब्रांच फ्रेमवर्क दिया है। हमने देखा कि एलोकेशन फंक्शन मार्केट फेलियर को ठीक करके एफिशिएंसी लाता है। उसी तरह रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इनइक्वालिटी को एड्रेस करके फेयरनेस लाता है, और स्टेबलाइजेशन फंक्शन पूरी इकोनॉमी को उतार चढ़ाव से बचाकर स्टेबिलिटी लाता है। ये तीनों ब्रांचेस मिलकर ही एक स्टेबल, एफिशिएंट और फेयर मॉडर्न इकोनॉमी का फाउंडेशन बनाते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं द एलोकेशन फंक्शन एंड मार्केट फेलियर्स के बारे में। देखिए, इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि गवर्नमेंट का एलोकेशन फंक्शन में आखिर रोल है क्या।
उसके बाद हम एक-एक करके मार्केट फेलियर्स को देखेंगे, जैसे कंपटीशन और गुड्स से जुड़े इश्यूज, रिसोर्सेज और एक्सटर्नैलिटीज की प्रॉब्लम, और फिर इंफॉर्मेशन और इमोबिलिटी के फेलियर्स। और बिल्कुल आखिर में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट इन सब फेलियर्स को ठीक करने के लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एलोकेशन फंक्शन में गवर्नमेंट का रोल। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मार्केट में गवर्नमेंट को आने की, इंटरवीन करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ओके, तो इसका सीधा सा कोर रीजन है मार्केट फेलियर। देखिए, मस्ग्रेव की टैक्सोनॉमी के हिसाब से एलोकेशन फंक्शन का काम ही मार्केट फेलियर्स को करेक्ट करना है। अगर मार्केट एकदम परफेक्ट होते तो गवर्नमेंट की कोई जरूरत ही नहीं थी, रिसोर्सेज अपने आप सही जगह एलोकेट हो जाते। लेकिन असली दुनिया में, रियल वर्ल्ड में मार्केट्स परफेक्ट नहीं होते। और चलिए अब हम यही देखेंगे कि ऐसा क्यों है। चलिए अब हम मार्केट फेलियर्स की पहली कैटेगरी को देखते हैं, जो कि मार्केट के स्ट्रक्चर और कुछ खास तरह के गुड्स से जुड़ी हुई है। पहला रीजन है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये सिचुएशन तब आती है जब पूरे मार्केट पर किसी एक कंपनी का कब्जा हो, जिसे हम मोनोपोली कहते हैं, या फिर कुछ ही बड़ी फर्म्स का कंट्रोल हो। अब ये फर्म्स करती क्या है? ये जानबूझकर प्रोडक्शन कम कर देती हैं, यानी आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, ताकि सप्लाई कम हो और चीज़ों के दाम यानी प्राइसेस आसमान पर पहुंच जाएं। इससे होता यह है कि सोसाइटी को जितने गुड्स चाहिए उतने बनते ही नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। इंडिया में इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI है, जिसका काम ही ये देखना है कि कोई बड़ी कंपनी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। मार्केट फेलियर का दूसरा बहुत बड़ा रीजन है पब्लिक गुड्स। अब ये पब्लिक गुड्स क्या हैं? ये वो गुड्स हैं जो सभी लोग एक साथ कॉमन में यूज करते हैं, और इनकी खास बात यह है कि आप किसी को भी इनका इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल डिफेंस यानी देश की सुरक्षा, या सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइटिंग, ये सबके लिए है, आप किसी को मना नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये है कि प्राइवेट मार्केट इन पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड क्यों नहीं कर पाता? इसके दो मेन फीचर्स हैं। पहला, ये नॉन एक्सक्लूडेबल हैं, मतलब आप किसी को भी यूज करने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। दूसरा, ये नॉन राइवलरस हैं, यानी अगर एक इंसान यूज कर रहा है तो दूसरे के लिए इसकी अवेलेबिलिटी कम नहीं होती। अब इससे प्रॉब्लम ये आती है कि प्राइवेट कंपनीज इसके लिए लोगों से पैसे चार्ज नहीं कर सकती। इससे एक फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जहां लोग बेनिफिट तो लेना चाहते हैं पर पेमेंट कोई नहीं करना चाहता। तो जाहिर सी बात है, प्राइवेट कंपनीज के पास कोई प्रॉफिट इंसेंटिव ही नहीं बचता। रिजल्ट, अगर गवर्नमेंट ना हो तो नेशनल डिफेंस जैसी जरूरी चीजें कभी प्रोड्यूस ही नहीं होंगी। चलिए अब आते हैं तीसरे रीजन पर, मेरिट गुड्स। ये वो गुड्स हैं जिनके बारे में सोसाइटी मानती है कि इनका एक्सेस सबके पास होना चाहिए, क्योंकि इनका फायदा सिर्फ उस इंडिविजुअल को नहीं होता जो यूज कर रहा है, बल्कि पूरी कम्युनिटी को, पूरे समाज को होता है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। लेकिन इन मेरिट गुड्स के लिए प्राइवेट मार्केट अक्सर इनकम्प्लीट होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है प्राइवेट सेक्टर अच्छे स्कूल्स या हॉस्पिटल्स बनाए, लेकिन वो या तो इतने कम होंगे कि सबकी जरूरत पूरी ना हो, या फिर वो इतने महंगे होंगे कि ज्यादातर लोग उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज, मार्केट इफेक्टिव डिमांड के प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब मार्केट उसकी सुनता है जिसकी जेब में पे करने की एबिलिटी है, ना कि उसकी जिसको चीज की सच में जरूरत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मार्केट फेलियर्स के अगली कैटेगरी पर चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे शेयर्ड रिसोर्सेज की और एक्सटर्नैलिटीज के स्पिल ओवर इफेक्ट्स की। चौथा रीजन है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जिन पर किसी एक इंसान की ओनरशिप नहीं होती, जैसे हमारा एनवायरनमेंट, समुद्र या साफ हवा। इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसे कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। इसका मतलब है कि जब कोई चीज सबकी होती है तो कोई उसकी केयर नहीं करता। हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट में यूज करके उसे ओवर एक्सप्लॉइट करता है, और आखिर में वो रिसोर्स खत्म हो जाता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है एक फैक्ट्री का नदी में केमिकल वेस्ट डालना, क्योंकि उसके लिए नदी एक फ्री रिसोर्स है। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इकोनॉमिस्ट एलेनोर ऑस्ट्रम को नोबेल प्राइज इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने शो किया था कि लोकल कम्युनिटीज इन कॉमन रिसोर्सेज को गवर्नमेंट के बिना भी अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। पांचवा रीजन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का सीधा सा मतलब है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का साइड इफेक्ट जो किसी तीसरे पार्टी पर पड़ता है, जो उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा है ही नहीं। मार्केट अक्सर इन साइड इफेक्ट्स यानी एक्सटर्नल कॉस्ट्स और बेनिफिट्स को प्राइस में इंक्लूड नहीं करता। अब इसके दो टाइप्स हैं। पहला है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी।
ये एक कॉस्ट है जो एक थर्ड पार्टी को झेलनी पड़ती है। जो प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस है उसमें ये ट्रू सोशल कॉस्ट शामिल नहीं होती। क्लासिक एग्जाम्पल वही है, एक फैक्ट्री से जो पोल्यूशन निकलता है उससे आसपास रहने वाले लोगों की हेल्थ खराब होती है, लेकिन फैक्ट्री इस हेल्थ कॉस्ट के लिए कुछ भी पे नहीं करती। एक और अच्छा एग्जाम्पल है ट्रैफिक कंजेशन। जब आप कार ड्राइव करते हैं तो आप सड़क पर भीड़ बढ़ाते हैं, जिससे दूसरे लोगों का टाइम वेस्ट होता है। ये भी एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। दूसरा टाइप है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। ये एक बेनिफिट है जो थर्ड पार्टी को मिलता है। यहाँ भी मार्केट प्राइस उस ट्रू सोशल बेनिफिट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसका एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है एजुकेशन। जब एक इंसान पढ़ता लिखता है तो वो एक बेहतर और प्रोडक्टिव वर्कर बनता है, जिसका फायदा पूरी इकोनॉमी को होता है। एक और अच्छा एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन। जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आप न सिर्फ खुद को बचाते हैं बल्कि पूरी कम्युनिटी में डिजीज को फैलने से भी रोकते हैं। ये एक पावरफुल पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। ठीक है, अब चलिए मार्केट फेलियर्स की आखिरी कैटेगरी देखते हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन गैप्स और रिसोर्सेज की इमोबिलिटी से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। चौथा रीजन है फैक्टर इमोबिलिटी। देखिए, थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर और कैपिटल जहां जरूरत होती है वहां आसानी से मूव कर जाते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। लेबर और कैपिटल स्टिकी होते हैं। इससे इकोनॉमी में इनएफिशिएंसी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक गांव का स्किल्ड वीवर है, उसके पास बहुत हुनर है, लेकिन जब वो शहर आता है तो वहां के टेक फोकस्ड जॉब मार्केट में उसे जॉब नहीं मिलती, उसकी स्किल्स वहां ट्रांसफर नहीं हो पाती। सातवां रीजन है इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। सोच के देखिए, जब एक सेलर के पास प्रोडक्ट के बारे में 100% जानकारी हो लेकिन बायर के पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो, तो इस सिचुएशन को इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं। इससे बायर अक्सर गलत डिसीजन ले लेता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक यूज्ड कार खरीदना। कार के सेलर को उसकी सारी प्रॉब्लम्स, सारे फ्लॉज पता होती हैं, पर बायर को सिर्फ वही पता चलता है जो सेलर बताता है। इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को इकोनॉमिस्ट जॉर्ज एकलॉफ ने अपनी फेमस पेपर द मार्केट फॉर लेमन्स में एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। और आठवां रीजन है इनइक्वालिटी। वैसे तो इनइक्वालिटी को ठीक करना रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मेन काम है, लेकिन इसका सीधा असर एलोकेशन पर भी पड़ता है। जब सोसाइटी में अमीर और गरीब के बीच का गैप बहुत बढ़ जाता है तो अमीर लोग अपनी परचेजिंग पावर से सारे रिसोर्सेज को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इससे होता यह है कि इकोनॉमी में लग्जरी गुड्स तो बहुत बनते हैं, पर बेसिक जरूरत की चीज़ों जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग या फूड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो हमने इतने सारे मार्केट फेलियर्स देख लिए। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन पर। इस आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इन फेलियर्स को ठीक करने के लिए मार्केट को कैसे सपोर्ट या कॉम्प्लीमेंट करती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट मार्केट को रिप्लेस नहीं करती बल्कि उसके पार्टनर की तरह काम करती है। पहला स्टेप, वो प्रॉपर्टी राइट्स को एस्टैब्लिश करती है और कोर्ट्स के जरिए कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स करती है। दूसरा, वो एक्सटर्नैलिटीज को करेक्ट करने के लिए इंटरवीन करती है, जैसे पोल्यूशन करने वाली फैक्ट्री पर टैक्स लगाना। तीसरा, वो कोशिश करती है कि प्राइसेस में ट्रू सोशल कॉस्ट्स और बेनिफिट्स रिफ्लेक्ट हों। चौथा, वो पब्लिक और मेरिट गुड्स प्रोवाइड करती है जिन्हें मार्केट नहीं कर सकता। और इन सब का अल्टीमेट एम है, पांचवा स्टेप, ओवरऑल सोशल वेलफेयर को इम्प्रूव करना। इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिचर्ड मस्ग्रेव ने अपनी इस कोट में बहुत अच्छे से समझाया है। द स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट टू फुलफिल द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ सिटीजन्स दैट द मार्केट इग्नोर्स। इसका सीधे शब्दों में मतलब है कि स्टेट यानी सरकार वो जरिया है जो सिटीजन्स की उन जरूरतों और चिंताओं को पूरा करता है जिन्हें मार्केट हमेशा नजरअंदाज कर देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो तो रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन होना तय है। ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी में डीमेरिट गुड्स जैसे टोबैको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो और मेरिट गुड्स जैसे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बहुत कम। इसीलिए गवर्नमेंट की एलोकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो सही करेक्टिव एक्शन ले ताकि सोसाइटी के लिए एक बेटर आउटकम हासिल किया जा सके। Now let's discuss about instruments of allocation policy. तो ये हैं गवर्नमेंट के वो अहम टूल्स जिनके थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि देश के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पैसा, रॉ मटेरियल्स और यहाँ तक कि लेबर, वो कहाँ और कैसे यूज़ होंगे। इसका मेन एम ये है कि पूरी सोसाइटी को, यानी हम सबको, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो आखिर ये एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट्स है क्या? आइए इसको आसान शब्दों में समझें। बेसिकली ये गवर्नमेंट का इकोनॉमिक टूल बॉक्स है। जैसे एक मैकेनिक के पास, आप जानते हैं, हर काम के लिए एक अलग टूल होता है, बिल्कुल वैसे ही गवर्नमेंट इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट करती है और मैनेज करती है। देखिए, इसका कोर कॉन्सेप्ट है एलोकेशन फंक्शन। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है ये डिसाइड करना
कि देश के इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे कि पैसा हो गया, मशीनरी हो गई, ये प्राइवेट कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करेंगी या फिर गवर्नमेंट उन्हें पब्लिक यूज़ मतलब रोड्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाने में यूज़ करेंगी। जो असल मकसद है ना, वो इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस यानी एक ऑप्टिमम मिक्स अचीव करना है। अच्छा, तो इस टूल बॉक्स में सबसे पहला और सबसे डायरेक्ट टूल है डायरेक्ट एक्शन। यहाँ गवर्नमेंट खुद एक प्रोड्यूसर या सर्विस प्रोवाइडर का रोल प्ले करती है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए गवर्नमेंट खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे मेट्रो और बसेस चलाती है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स और डैम्स भी बनाती है। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे ये इंश्योर होता है कि ऐसी इसेंशियल सर्विसेज सभी लोगों तक पहुंच सकें, भले ही वो कमर्शियली प्रॉफिटेबल ना हो। जहां प्राइवेट कंपनीज को फायदा नहीं दिखता और वो सर्विस नहीं देती, वहां गवर्नमेंट आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभाती है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे टूल पर, प्राइस इन्फ्लुएंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ गवर्नमेंट मार्केट को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती, बल्कि प्राइसेस के जरिए उसे इनडायरेक्टली यानी हल्के से इन्फ्लुएंस करती है। ये एक तरह से नज थ्योरी जैसा है, जहां लोगों के बिहेवियर को प्राइसेस के थ्रू गाइड किया जाता है। और इसका फंडा बहुत सिंपल है, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। जब गवर्नमेंट किसी एक्टिविटी को डिस्करेज करना चाहती है तो वो उस पर टैक्स लगा देती है। इससे वो चीज़ महंगी हो जाती है और नेचुरली उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसके ऑपोजिट यानी इसके बिल्कुल उल्टा, जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को इनकरेज करना चाहती है तो वो सब्सिडी देती है। इससे प्राइस या प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाते हैं और वो चीज़ लोगों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स तो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे सिगरेट्स और अल्कोहल जैसे हार्मफुल गुड्स पर भारी टैक्स लगाया जाता है। क्यों? ताकि लोग इनका कंजम्पशन कम करें, और इसका आउटकम ये होता है कि रिसोर्सेज इनकी प्रोडक्शन से हटकर कहीं और लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पैनल्स या एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को सब्सिडी दी जाती है ताकि इन ज़रूरी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन दोनों बढ़ें। लेकिन कई बार सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे टैक्स या सब्सिडी काफ़ी नहीं होते। ऐसे में गवर्नमेंट अपने तीसरे टूल का इस्तेमाल करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें गवर्नमेंट एक रेफरी की तरह काम करती है, जो पूरी इकोनॉमी के लिए, सारे प्लेयर्स के लिए ग्राउंड रूल्स सेट करती है। इसके अंदर गवर्नमेंट सीधे लेजिस्लेशन या फोर्स का यूज करती है, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा देना। इससे मार्केट को मजबूरन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ते हैं। एक और बड़ा एग्जाम्पल है कंपटीशन पॉलिसी जैसे लॉज बनाना, जिससे ये इंश्योर होता है कि कोई एक ही कंपनी पूरी मार्केट पर अपनी मोनोपोली ना बना ले। इसके अलावा लाइसेंसिंग, मिनिमम वेज लॉज और फैक्ट्रीज कहाँ होंगी, ये सभी रेगुलेटरी एक्टिविटीज का ही पार्ट है। तो ये इंडिया में कंपटीशन एक्ट काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीसीआई जैसी बॉडी यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस जैसे कोई कार्टेल या मोनोपोली को आइडेंटिफाई करती है। फिर इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, और अगर प्रैक्टिस गलत साबित हो जाती है तो उस कंपनी पर पेनल्टी लगाई जाती है या उस प्रैक्टिस को रोकने का ऑर्डर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का फाइनल गोल मार्केट में फेयर कॉम्पिटिशन को प्रमोट करना और हम जैसे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। आप जानते हैं, इन सभी टूल्स के अलावा गवर्नमेंट का एक और बहुत ही अहम काम है, वो है एक मजबूत लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क तैयार करना। गवर्नमेंट ही प्रॉपर्टी राइट्स और कॉन्ट्रैक्ट लॉज को डिफाइन करती है। ये लॉज असल में पूरी इकोनॉमी की नींव है, जिनके बिना कोई भी बिजनेस आसानी से ऑपरेट ही नहीं कर सकता। इसलिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनाना सबसे जरूरी है। अब ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कभी भी सिर्फ एक ही टूल का इस्तेमाल नहीं करती। रियल वर्ल्ड की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए हमेशा इन टूल्स का एक कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, जिसे हम पॉलिसी मिक्स भी कहते हैं। इसको समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एयर पोल्यूशन का। इससे डील करने के लिए गवर्नमेंट एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनाती है। देखिए कैसे। पहला, प्राइस मैकेनिज्म का यूज करके पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज पर कार्बन टैक्स लगाया जाता है। दूसरा, लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज खरीदने के लिए सब्सिडीज दी जाती हैं। तीसरा, रेगुलेशन के जरिए पुराने हाई एमिशन व्हीकल्स को बैन किया जाता है। और चौथा, डायरेक्ट प्रोडक्शन के अंडर पब्लिक मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि लोग प्राइवेट व्हीकल्स कम यूज करें। तो चलिए अब तक हमने जो भी समझा है उसका एक क्विक समरी देखते हैं, ताकि सारे की पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो गवर्नमेंट के एलोकेशन टूल किट में ये 4 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला, डायरेक्ट प्रोडक्शन, जिससे पब्लिक रोड्स जैसी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। दूसरा, टैक्सेस, जिससे टोबैको जैसी हार्मफुल एक्टिविटीज को रोका जाता है।
तीसरा, सब्सिडीज, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी जैसी बेनिफिशियल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलता है। और चौथा, रेगुलेशन एंड लॉ, जैसे कि कॉम्पिटिशन एक्ट, जिससे फेयर रूल्स सेट किए जाते हैं और अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोका जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। चलिए इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में समझते हैं। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ यानी उसकी आर्थिक तरक्की एक बहुत ही अच्छी चीज है, राइट? लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तरक्की का फायदा हर किसी तक एकदम बराबरी से पहुंच रहा है। अक्सर होता क्या है कि एक अनइवन प्लेइंग फील्ड बन जाता है, मतलब कुछ लोगों के लिए रास्ता आसान और कुछ के लिए मुश्किल। और यही है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक एफिशिएंट इकोनॉमी जो बहुत सारा सामान बना रही है, जरूरी नहीं कि वो एक फेयर इकोनॉमी भी हो। जो मार्केट सिस्टम है ना, उसे इंसाफ या फेयरनेस से कोई मतलब नहीं होता। वो अंधा होता है फेयरनेस के मामले में। उसका एक ही फोकस होता है, प्रॉफिट। तो ये इनइक्वालिटी आती कहाँ से है? सिंपल है, मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है जिसके पास पहले से रिसोर्सेज हैं, जैसे जमीन, पैसा या कोई फैक्ट्री, या फिर जो ज्यादा प्रोडक्टिव है। इससे होता यह है कि इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ झुक जाता है, यानी स्क्यूड हो जाता है। रिजल्ट, कुछ गिने चुने लोगों के पास तो इतनी दौलत आ जाती है कि वो सोच भी नहीं सकते, जबकि एक बहुत बड़ी आबादी अपनी बेसिक जरूरतों के लिए भी स्ट्रगल करती रहती है। साफ बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा सब तक बराबरी से नहीं पहुंचता। तब सवाल उठता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अगर मार्केट सबके साथ फेयरनेस नहीं कर सकता तो कौन करेगा? वेल, यहां पर एंट्री होती है गवर्नमेंट की। जब मार्केट फेल हो जाता है, तब सरकार आगे आती है इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। और इसी काम को कहते हैं द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बेसिकली ये गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है जिससे वो देश में इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई करती है। वो उसे ऐसी शेप देती है जिसे सोसाइटी के लिए फेयर या सोशली ऑप्टिमल माना जाता है। सोशली ऑप्टिमल मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो पूरी सोसाइटी के लिए बेस्ट हो। सिंपल शब्दों में कहें तो अमीर और गरीब के बीच की जो गहरी खाई है उसे कम करना। और ये फंक्शन इकोनॉमी के एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल का जवाब देता है, फॉर होम, यानी इकोनॉमी को किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। देखिए, सिर्फ चीजें बना देना ही काफी नहीं है, ये इंश्योर करना भी जरूरी है कि वो चीजें उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ओके, तो अब अगला सवाल, गवर्नमेंट ये सब करती कैसे है? आखिर उसके पास ऐसी क्या जादुई छड़ी है? वेल, जादू नहीं बल्कि दो बहुत पावरफुल टूल्स हैं। एक है टैक्सेशन यानी टैक्स लगाना, और दूसरा है स्पेंडिंग यानी पैसा खर्च करना। तो इसके दो साइड्स हैं, आइए समझिए। एक है रेवेन्यू साइड, यानी जहां से सरकार पैसा कलेक्ट करती है। यहां पर मेन टूल है टैक्सेशन। इसका मकसद है अमीर लोगों पर टैक्स लगाकर ऊपर के लेवल पर इनकम गैप को कम करना। और दूसरा साइड है एक्सपेंडिचर साइड, यानी जहां सरकार ये पैसा खर्च करती है। यहां पर जरूरतमंद लोगों को अलग अलग सर्विसेज और पेमेंट्स दी जाती हैं ताकि नीचे के लेवल पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो। चलिए अब रेवेन्यू टूल को देखते हैं। इसका नाम है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। स्टेप 1, जिसकी इनकम ज्यादा उस पर टैक्स का रेट भी ज्यादा। स्टेप 2, ऐसा करने से जो हाई अर्नर्स हैं उनकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में जाता है, जिससे इनकम का गैप नेचुरली कम होता है। और स्टेप 3, इस टैक्स से जो पैसा कलेक्ट होता है सरकार उसे पब्लिक वेलफेयर यानी जन कल्याण के कामों में, जैसे सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल बनाने में इस्तेमाल करती है। अब आते हैं दूसरे टूल पर, यानी एक्सपेंडिचर। सरकार पैसा खर्च कैसे करती है? पहला तरीका है सब्सिडाइज सर्विसेज। इसमें सरकार जरूरी चीजें जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, घर और खाना या तो फ्री में या बहुत ही कम दाम पर अवेलेबल कराती है। दूसरा है ट्रांसफर पेमेंट्स। ये डायरेक्ट मनी ट्रांसफर है, जैसे ओल्ड एज पेंशन या स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स, जिनके बदले में आपसे कोई सर्विस नहीं ली जाती। और तीसरा है स्पेशल स्कीम्स, जो पिछड़े इलाकों या सोसाइटी के कमजोर वर्गों के लिए चलाए जाते हैं। ओके, तो थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को एक्शन में देखते हैं। कुछ प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड इंडियन एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन असल में इंडिया में कैसे काम करता है। सबसे पहला और कॉमन एग्जाम्पल है पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने राशन की दुकानों के बारे में सुना होगा। इस सिस्टम के थ्रू बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल परिवारों को बहुत ही सस्ते दामों पर अनाज जैसे गेहूं और चावल मिलता है। ये टेक्निकली देखा जाए तो उनकी रियल इनकम का एक डायरेक्ट ट्रांसफर है, क्योंकि जो पैसा उनका अनाज खरीदने में खर्च होता वो अब बच जाता है और वो उसे किसी और जरूरी चीज पर लगा सकते हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिनिमम वेज लॉस का। ये कानून इंश्योर करते हैं कि फैक्ट्रीज और दूसरी जगहों पर काम करने वाले वर्कर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट से कम सैलरी ना दी जाए। इससे उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता।
ठीक इसी तरह किसानों के लिए है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी। ये उनकी फसल के लिए एक मिनिमम प्राइस गारंटी करती है ताकि उन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रोटेक्शन मिले। हमने ट्रांसफर पेमेंट्स की बात की थी, राइट? तो इसकी रियल एग्जांपल्स हैं ओल्ड एज पेंशन्स जो बुजुर्गों को दी जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो बेरोजगारों को मिलते हैं, और स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप्स। ये सब गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट मॉनेटरी हेल्प है ताकि जो वल्नरेबल लोग हैं वो अपनी जिंदगी थोड़ी बेहतर तरीके से गुजार सकें। तो इन सब अलग अलग पॉलिसीज, स्कीम्स और लॉज के पीछे आखिरकार आखिरी मकसद क्या है? इस सब का अल्टीमेट गोल क्या है? वो है एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना। और होता है कि वेलफेयर स्टेट के कुछ की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, इक्विटी यानी देश के रिसोर्सेज का सब में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। दूसरा, वेलबींग यानी समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। तीसरा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे को भी आगे बढ़ने के उतने ही मौके मिलें जितने एक अमीर परिवार के बच्चे को मिलते हैं। और आखिरी ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी यानी देश के हर नागरिक के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करना। तो इस पूरी डिस्कशन का सार इस एक लाइन में है। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की इन सभी कोशिशों का आखिरी मकसद है एक इगैलिटेरियन वेलफेयर स्टेट बनाना, एक ऐसा समाज जहां हर किसी के लिए बराबरी हो, सुरक्षा हो और आगे बढ़ने का मौका। Now let's discuss about a very important concept in economics, the efficiency equity trade-off. देखिए, ये पब्लिक फाइनेंस का एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना आप मान के चलिए दुनिया की हर गवर्नमेंट को करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन ये उठता है, जब कोई भी गवर्नमेंट इकोनॉमिक पाई को यानी देश की टोटल वेल्थ को ज़्यादा फेयर तरीके से बराबर बराबर बांटने की कोशिश करती है, तो ऐसा क्यों होता है कि पूरा पाई ही छोटा हो जाता है? मतलब फेयरनेस लाने की कोशिश में टोटल वेल्थ ही ठुम हो जाती है। इसी अजीब सी प्रॉब्लम को, इसी कॉन्फ्लिक्ट को हम आज डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इस ट्रेड ऑफ को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इन दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। आखिर ये एफिशिएंसी और इक्विटी होते क्या हैं? देखिए, ये पाई की एनालॉजी यानी पाई का एग्जाम्पल इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान बना देता है। एक तरफ है एफिशिएंसी, इसका सीधा सा मतलब है इकोनॉमिक पाई का साइज बड़ा से बड़ा करना। इसका गोल है मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो सके। अब दूसरी तरफ है इक्विटी। यहाँ फोकस पाई के साइज पर बिल्कुल नहीं है, यहाँ फोकस इस बात पर है कि उस पाई के स्लाइसेस को आपस में कैसे बांटा जाए। इसका गोल है सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, ताकि वेल्थ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि सबको और खासकर जरूरतमंद लोगों को उसका फायदा मिले। तो सिंपल शब्दों में एफिशिएंसी पाई को बड़ा बनाती है और इक्विटी उस बड़े पाई को फेयर तरीके से सब में बांटती है। अब देखिए, इक्विटी यानी फेयरनेस सुनने में तो एक बहुत ही अच्छा गोल लगता है, और है भी, लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इस गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट्स पॉलिसीज बनाती हैं जैसे कि हाई टैक्सेस, और इन्हीं पॉलिसीज के कुछ ऐसे नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी यानी ग्रोथ को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसे डेड वेट लॉस कहते हैं। ये बिल्कुल उस लीकिंग बकेट की तरह है जिसमें एक जगह से पानी भरकर दूसरी जगह ले जाते जाते रास्ते में ही पानी लीक हो जाता है। तो आखिर ये होता कैसे है? ये पूरा प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। स्टेप 1, गवर्नमेंट अमीरों और बड़ी कंपनीज पर हाई टैक्स लगाती है ताकि उस पैसे से जरूरतमंद लोगों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जा सकें। स्टेप 2, लेकिन इसका असर ये होता है कि एंटरप्रेन्योर्स और स्किल्ड वर्कर्स का वर्क करने का इंसेंटिव यानी मोटिवेशन कम हो जाता है। सोचकर देखिए, एक बिजनेसमैन एक नई फैक्ट्री लगाने से पहले सोचेगा, मैं इतना रिस्क क्यों लूं, इतनी मेहनत क्यों करूं, जब मेरे प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में ही चला जाना है। स्टेप 3, यही सोच आगे बढ़ती है और इसका रिजल्ट होता है लोअर सेविंग्स और रिस्क टेकिंग। लोग और कंपनीज दोनों ही पैसा सेव और इन्वेस्ट करने से कतराते हैं, और जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ही कम हो जाता है तो आता है आखिरी स्टेप, स्टेप 4, स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि पूरा इकोनॉमिक पाई या तो बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है या फिर छोटा ही हो जाता है। ये जो स्टेटमेंट आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का आप कह सकते हैं एकदम निचोड़ है, एकदम क्रक्स है। By trying to slice the economic pie more equally, the government might cause the pie itself to shrink. ये वही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, वही दुविधा है जिसे हर देश के फाइनेंस मिनिस्टर को हमेशा बैलेंस करना पड़ता है। चलिए इसको एक पावरफुल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है हाई मार्जिनल टैक्स रेट्स। अब ये मार्जिनल टैक्स रेट क्या होता है? इसका मतलब है आपकी हर एक्स्ट्रा रुपए की इनकम पर लगने वाला टैक्स।
मान लीजिए अगर ये रेट 70% जैसा बहुत हाई है तो लोग क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे एक्स्ट्रा 100 रुपए कमाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं जब उसमें से 70 रुपए तो सीधा टैक्स में ही चले जाएंगे, मेरे हाथ में तो सिर्फ 30 रुपए ही आएंगे। ये सोच सीधा सीधा रिस्क टेकिंग और इनोवेशन जैसी एक्टिविटीज को, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है, उन्हें डिस्करेज करती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, लेकिन फिर इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट। गवर्नमेंट्स अपनी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करती हैं जिसमें टैक्स और स्पेंडिंग के डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि एफिशिएंसी और इक्विटी के बीच एक सही संतुलन, एक सही बैलेंस बनाया जा सके। ये बिल्कुल एक तराजू जैसा है जिसके दोनों पल्लों को यानी ग्रोथ और फेयरनेस को बहुत ध्यान से, आराम से बैलेंस करना होता है। तो इस बैलेंस को अचीव करने के लिए आजकल के गवर्नमेंट्स कुछ स्मार्टर पॉलिसीज, कुछ स्मार्ट तरीके इस्तेमाल करती हैं। ऐसी पॉलिसीज जिनका इकोनॉमी पर नेगेटिव असर कम से कम हो। जैसे पहला है कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स। इसमें गवर्नमेंट ज़रूरतमंद लोगों को पैसा देती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजना पड़ेगा। दूसरा है वर्क फेयर प्रोग्राम्स। यहाँ फाइनेंशियल हेल्प के बदले में लोगों को जॉब ट्रेनिंग या कम्युनिटी वर्क करना पड़ता है। तीसरा, वेलफेयर प्रोग्राम्स को ऐसे केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है कि लोगों में काम ना करने का डिसइंसेंटिव ना पैदा हो। और आखिर में टैक्सेशन प्रोग्रेसिव रखा जाता है, मतलब अमीर लोग ज़्यादा टैक्स दें पर इतना भी ज़्यादा नहीं कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एक्टिविटी ही रुक जाए। और जब आप इस बैलेंसिंग एक्ट को एकदम प्रैक्टिकल लेवल पर देखते हैं तो जो सिस्टम बनकर सामने आता है उसे ही कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां मार्केट की एफिशिएंसी और सोशलिस्ट आइडियल्स की इक्विटी दोनों को मिलाया जाता है। इंडिया इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ प्राइवेट कंपनीज ग्रोथ को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट सोशल जस्टिस के लिए मार्केट में इंटरवीन भी करती है। और इस पूरे डिस्कशन का, इस एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे इस गोल्डन रूल में है। ये रूल कहता है यू कैन नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ दैट हैज नॉट बिन क्रिएटेड। मतलब आप वो वेल्थ बांट ही नहीं सकते जो कभी बनी ही नहीं है। पहले पाए को बड़ा करना जरूरी है, तभी तो उसके स्लाइसेस बांटे जा सकेंगे ना। इसलिए अल्टीमेट गोल इक्विटी और एफिशिएंसी को हमेशा बैलेंस करना है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि फेयरनेस लाने की कोशिश में हम कहीं उस गूस को ही ना मार दें जो गोल्डन एग्स दे रही है। यानी कि इकोनॉमी को हेल्दी और ग्रोइंग रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ताकि सोशल वेलफेयर के लिए वेल्थ हमेशा अवेलेबल रहे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेबलाइजेशन फंक्शन। देखिए, ये गवर्नमेंट पॉलिसी का मैक्रो इकोनॉमिक यानी बिग पिक्चर वाला पार्ट है। पहले हमने एलोकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन समझे थे जो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर काम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ को देखते हैं। देखिए, कोई भी मार्केट सिस्टम अपने आप में स्टेबल नहीं होता, वो एक रोलर कोस्टर की तरह है। हिस्ट्री और थ्योरी दोनों हमें बताते हैं कि इसमें नेचुरली बूम के पीरियड्स आते हैं जहां इकोनॉमी तेजी से ऊपर जाती है, और फिर बस्ट के पीरियड्स आते हैं जहां सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है। इन्हें ही हम बिजनेस साइकिल्स कहते हैं। अच्छा, जब इकोनॉमी अनहेल्दी या अनस्टेबल होती है तो उसके कुछ क्लियर सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि रिसेशन। इसमें लोगों की इनकम गिरती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है। फिर है हाई अनएम्प्लॉयमेंट, यानी काम करने वाले लोग तो हैं पर मार्केट में जॉब्स नहीं है। और हाई इन्फ्लेशन, जिससे आपके पैसों की वैल्यू गिर जाती है और आपकी सेविंग्स धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। और एक है ग्लोबल कंटेजन, जहां एक देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे वायरल फीवर दूसरे देशों तक फैल जाती है। और इन सब में सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन है स्टैगफ्लेशन। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां दो सबसे बड़े दुश्मन एक साथ आ जाते हैं। एक तरफ हाई इन्फ्लेशन यानी तेजी से बढ़ती महंगाई, और दूसरी तरफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट यानी बढ़ती बेरोजगारी। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक नाइटमेयर जैसा है, क्योंकि इसे एक साथ सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए आती है गवर्नमेंट की स्टेबलाइजेशन फंक्शन। इसका मेन काम है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का इस्तेमाल करके पूरी इकोनॉमी को मैनेज करना, उसकी हेल्थ को ठीक रखना और इन बड़े बड़े उतार चढ़ाव यानी बूम्स एंड बस्ट्स को कंट्रोल में रखना। आप गवर्नमेंट को इकोनॉमी का डॉक्टर समझ सकते हैं, जिसका काम इकोनॉमी को स्टेबल रखना है। तो इस फंक्शन का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका गोल है एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल इकोनॉमी के पिलर्स को खड़ा करना। पहला है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, यानी जो भी काम करना चाहता है उसको काम मिले। दूसरा, स्टेबल एंड लो प्राइस लेवल्स, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तीसरा, टोटल स्पेंडिंग और टोटल आउटपुट में एक बैलेंस हो। चौथा, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स को ठीक रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा पिलर, स्टेडी रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जीडीपी को लगातार बढ़ाते रहना। अब जैसे एक डॉक्टर के पास इलाज के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट और कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास इकोनॉमी को ठीक करने के लिए दो मेन टूल्स या लीवर्स होते हैं। एक है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले आती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे देश का सेंट्रल बैंक यानी इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई मैनेज करता है।
इसके मेन टूल्स हैं इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाई। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम करता है तो लोन सस्ते हो जाते हैं। इससे लोग और बिजनेसेस ज़्यादा लोन लेकर स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ है फिस्कल पॉलिसी, जिसे सीधे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसके टूल्स हैं टैक्सेशन और गवर्नमेंट का अपना खर्चा यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इनसे गवर्नमेंट डायरेक्ट इकोनॉमी में डिमांड को मैनेज करती है। अब हम थोड़ा डिटेल में फिस्कल पॉलिसी पर फोकस करते हैं। चलिए पहला केस देखते हैं। जब इकोनॉमी में रिसेशन हो, यानी डिमांड कम है और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तब गवर्नमेंट क्या करती है? ऐसे समय पर गवर्नमेंट एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करती है, जो एक स्टिमुलेंट की तरह काम करती है। इसमें गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ा देती है, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स बनाने पर, या फिर वो टैक्सेस कम कर देती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि लोगों और बिजनेसेस के हाथ में स्पेंड करने के लिए ज़्यादा पैसा आ जाता है। इससे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमी उस लंप से बाहर निकलकर ग्रोथ के रास्ते पर आ जाती है। हाँ, इस प्रोसेस में अक्सर गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हो जाता है, यानी खर्चा आमदनी से ज़्यादा। अब इसका उल्टा केस देखते हैं। क्या होता है जब इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन हो, मतलब इकोनॉमी ओवरहीट कर रही हो और चीज़ें बहुत तेज़ी से महंगी हो रही हों? इस सिचुएशन में गवर्नमेंट यूज करती है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, जो एक सेडेटिव यानी शांत करने वाली दवा की तरह है। इसमें गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग कम कर देती है और टैक्सेस बढ़ा देती है। रिजल्ट, लोगों और बिजनेसेस के पास खर्च करने के लिए पैसा कम हो जाता है। इससे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम होती है, इकोनॉमी कूल डाउन होती है और प्राइसेस कंट्रोल में आने लगते हैं। इस केस में गवर्नमेंट को बजट सरप्लस भी हो सकता है। इन पॉलिसीज के हमने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने मैसिव फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस यानी एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज किए थे ताकि उनकी इकोनॉमीज कोलैप्स न हो जाएं। और हाल ही में 2020 के कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इंडिया में आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए, जिससे लॉकडाउन्स के टाइम पर इकोनॉमी को सपोर्ट मिला। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इन टूल्स को यूज करना एक बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज है, क्योंकि अक्सर इनके गोल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। और यही गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, एक डेलिकेट बैलेंस बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए ज्यादा स्पेंडिंग करती है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क रहता है। इसीलिए गवर्नमेंट को एक ऐसी बजटरी पॉलिसी डिजाइन करनी पड़ती है जहां एक गोल को पाने की कोशिश में दूसरे इंपॉर्टेंट गोल्स सैक्रिफाइस ना हो जाएं। ये एक कंटिन्यूस बैलेंसिंग एक्ट है, जहां सही डिसीजन लेना एक आर्ट भी है और एक साइंस भी। Now let's discuss about fiscal federalism in the Indian context. देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये हमें समझाता है कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी और डाइवर्स कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पैसे यानी फाइनेंशियल पावर्स और जिम्मेदारियों यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आखिर बांटा कैसे जाता है। ये आप कह सकते हैं इंडिया के पूरे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का एक कोर प्रिंसिपल है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 सिंपल सेक्शंस में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क इसके बारे में क्या कहता है। उसके बाद हम टैक्स लगाने की पावर्स के डिवीजन को समझेंगे और फिर इस डिवीजन से जो एक नेचुरल इम्बैलेंस पैदा होता है उसको एनालाइज करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि उस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सॉल्यूशंस दिए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, व्हाट इज फिस्कल फेडरलिज्म। यहाँ हम इस टर्म के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट को, इसकी आत्मा को समझेंगे। तो आखिर ये फिस्कल फेडरलिज्म है क्या? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो ये तय करता है कि गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स, जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और यहाँ तक कि लोकल गवर्नमेंट्स के बीच कामकाज और पैसे का बंटवारा कैसे होगा। यहाँ फिस्कल वर्ड का सीधा सा मतलब है मनी या फाइनेंसेस से रिलेटेड, और फेडरलिज्म एक ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कहते हैं जहाँ सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स और जिम्मेदारियां होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही मशहूर इकोनॉमिस्ट रिचर्ड मस्ग्रेव ने अपनी थ्योरी में बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। उनके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़े देशव्यापी काम करने चाहिए, जैसे पूरी इकोनॉमी को स्टेबल रखना यानी स्टेबलाइजेशन, और अमीर और गरीब के बीच के फर्क को कम करना यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन। वहीं दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स को रिसोर्स एलोकेशन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सोचिए, आपके शहर में सड़क कहाँ बनानी है या नया स्कूल कहाँ खुलना है, ये बात तो स्टेट गवर्नमेंट ही बेहतर जानती है ना। ठीक है, अब जब हम इस कॉन्सेप्ट का बेसिक मतलब समझ गए हैं तो आप देखते हैं कि इंडिया में यह सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इसके लिए हम चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। यहाँ हम देखेंगे
कि हमारा संविधान इस पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की नींव यानी फाउंडेशन कैसे रखता है। इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का जो कॉर्नरस्टोन है यानी सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246। ये आर्टिकल बिल्कुल साफ साफ सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स को डिवाइड करता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और दोनों गवर्नमेंट्स अपने अपने दायरे में काम कर सकें। और ये डिवीजन 3 अलग अलग लिस्ट्स के जरिए किया गया है। ये है वो 3 लिस्ट्स। देखिए, पहली है यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और इनकम टैक्स। फिर आती है स्टेट लिस्ट। इसके सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट्स काम करती हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर। और तीसरी और बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्करेंट लिस्ट। इस पर सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन और फॉरेस्ट्स। लेकिन हाँ, अगर इस लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर दोनों के बनाए लॉज में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही माना जाएगा। चलिए, पावर्स की बात तो हो गई, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, पैसा। तो आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, डिवीजन ऑफ टैक्स पावर्स। ये सेक्शन बताता है कि आखिर कौन सी सरकार कौन सा टैक्स कलेक्ट करने की पावर रखती है। यहाँ आप बिल्कुल साफ तौर पर एक कंपैरिजन देख सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के पास बड़े और ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले टैक्सेस कलेक्ट करने की पावर है, जैसे इनकम टैक्स जो सबकी सैलरी पर लगता है, कस्टम्स ड्यूटी और बड़ी बड़ी कंपनीज पर लगने वाला कॉरपोरेशन टैक्स। वहीं दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास आमतौर पर छोटे रेवेन्यू सोर्सेज हैं, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टेट एक्साइज और व्हीकल टैक्स। तो इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है, सेंटर की टैक्स से कमाई करने की कैपेसिटी स्टेट से कहीं ज़्यादा है। और पावर्स के इसी डिवीजन की वजह से एक नेचुरल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और यही हमें लेकर आता है अपने चौथे और बहुत ही क्रूशियल सेक्शन पर, द वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। ये इस सिस्टम में पैदा होने वाला एक नेचुरल स्ट्रेस पॉइंट है। तो ये कोर प्रॉब्लम आखिर है क्या? जैसा हमने अभी देखा, सेंटर के पास पैसा कलेक्ट करने की पावर ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन पर खर्च करने की ज़्यादातर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टेट्स की हैं। आप खुद सोचिए, आपके एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज़, स्कूल्स, साफ पानी, लोकल रोड्स, ये सब स्टेट्स की जिम्मेदारी है। इससे एक मिसमैच पैदा होता है, आमदनी ज़्यादा सेंटर के पास और खर्चे की जिम्मेदारी ज़्यादा स्टेट्स के पास। और इसी मिसमैच को, इसी फाइनेंशियल गैप को हम टेक्निकली वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस कहते हैं। इसे वर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के टॉप लेवल यानी सेंटर और इसके नीचे के लेवल यानी स्टेट्स के बीच का इम्बैलेंस है। सिंपल भाषा में कहें तो सेंटर की आमदनी ज़्यादा है और स्टेट्स के खर्चे उनके अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस इम्बैलेंस को ठीक कैसे किया जाता है? क्या स्टेट्स हमेशा पैसे की कमी में रहते हैं? नहीं। इसका जवाब है हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, बैलेंसिंग विद फाइनेंशियल ट्रांसफर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस आने वाली प्रॉब्लम को पहले से जानते थे और इसीलिए उन्होंने इसका सल्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 268 से लेकर 281 तक एक बहुत ही डिटेल्ड मैकेनिज्म दिया गया है, जिसे इंटर गवर्नमेंटल फाइनेंशियल ट्रांसफर्स कहते हैं। बेसिकली ये सेंटर से स्टेट्स को पैसा ट्रांसफर करने के तरीके हैं। इसका मेन मकसद ये सुनिश्चित करना है कि स्टेट्स के पास अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए ज़रूरी फंड्स हमेशा मौजूद रहें। और इस पूरे काम में फाइनेंस कमीशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, जो हर 5 साल में ये रेकमेंड करती है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच पैसा कैसे शेयर किया जाना चाहिए। तो आइए इस बैलेंसिंग एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को देखते हैं। आर्टिकल 268 के अंडर कुछ टैक्सेस हैं जो यूनियन लगाता है, पर उन्हें कलेक्ट करके उनका पैसा स्टेट ही रखती है। आर्टिकल 269 में टैक्स यूनियन कलेक्ट करता है, पर पूरा का पूरा पैसा स्टेट्स को दे देता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 270। इसके तहत यूनियन जो बड़े टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स कलेक्ट करता है, उसका एक बड़ा हिस्सा स्टेट्स के साथ शेयर किया जाता है। और आखिर में है आर्टिकल 275, जो एक तरह का सेफ्टी नेट है। इसके थ्रू सेंटर जरूरतमंद स्टेट्स को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प यानी ग्रांट्स इन एड भी देता है। तो आखिर में ये पूरा सिस्टम इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि सबसे पहले ये इंश्योर करता है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन जैसे ज़रूरी काम के लिए पैसा हो। दूसरा, ये सेंटर और स्टेट्स के बीच इकोनॉमिक पावर को बैलेंस करता है।
तीसरा, ये देश के सभी इलाकों का एक समान विकास यानी यूनिफॉर्म डेवलपमेंट प्रमोट करने की कोशिश करता है। और सबसे बढ़कर ये सिस्टम एक फाइनेंशियल ग्लू की तरह काम करता है, जो इंडिया जैसे डाइवर्स देश के अलग-अलग स्टेट्स को एक साथ मजबूती से जोड़कर रखता है। Now let's discuss about the Finance Commission, जो इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिस्कल फेडरलिज्म, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया जाता है। और फाइनेंस कमीशन वही बॉडी है जो इस डिवीजन का पूरा फ्रेमवर्क तैयार करती है ताकि देश का एक बैलेंस डेवलपमेंट हो सके। सबसे पहले आइए इस कमीशन की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी, इस कोर प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे हम फिस्कल मिसमैच कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आप मान लीजिए कि यहीं से फाइनेंस कमीशन का पूरा रोल डिफाइन होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टैक्स कलेक्ट करने की ज्यादातर पावर सेंटर के पास है। मतलब जो बड़े बड़े टैक्सेस है ना, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब सेंटर कलेक्ट करती है। लेकिन जो डेवलपमेंट का ज्यादा खर्चा है वो स्टेट्स को उठाना पड़ता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, एग्रीकल्चर। इससे एक फाइनेंशियल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जहां पैसा कलेक्ट करने की पावर सेंटर के पास ज्यादा है और खर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स पर। तो इस फिस्कल इम्बैलेंस को सॉल्व कैसे किया जाए? इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस प्रॉब्लम को पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस चैलेंज को मैनेज करने के लिए एक परमानेंट और एक्सपर्ट मैकेनिज्म बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के तहत एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई जाती है जिसे फाइनेंस कमीशन कहते हैं। इसे हर 5 साल में या जरूरत पड़ने पर उससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसका मेन काम सेंटर और स्टेट्स के बीच पैसों का एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रेकमेंड करना है। ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है और इसकी रिकमेंडेशंस हालांकि लीगली बाइंडिंग नहीं होती, पर कन्वेंशन के हिसाब से गवर्नमेंट उन्हें हमेशा एक्सेप्ट करती है। ये कमीशन आप समझ लीजिए एक रेफरी की तरह काम करता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना है कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन फेयर प्रिंसिपल्स और फॉर्मूलाज के हिसाब से हो, ना कि सेंटर में बैठे रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल डिसीजंस पर। अगर ऐसा ना हो तो जो स्टेट्स ऑपोजिशन रूल्ड है उनके साथ भेदभाव हो सकता है। इसलिए ये इंडियन फेडरलिज्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है। अब जब हमने इसकी जरूरत समझ ली है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कमीशन आखिर काम क्या करता है और कैसे करता है। इसके फंक्शंस को समझना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कमीशन के ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला है वर्टिकल डिवोल्यूशन, जिसमें यह डिसाइड होता है कि सेंटर के टोटल टैक्स पूल का कितना % हिस्सा सभी स्टेट्स को मिलेगा। दूसरा है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, यानी जो हिस्सा स्टेट्स को मिला उसे अलग अलग स्टेट्स के बीच किस फॉर्मूला से बांटा जाएगा। तीसरा, ये जरूरतमंद स्टेट्स को ग्रांट्स इन एड रिकमेंड करता है। और चौथा, लोकल बॉडीज जैसे पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए मेजर्स सजेस्ट करना। कमीशन का पूरा काम 2 तरह के इक्विटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पहली है वर्टिकल इक्विटी, जिसका मतलब है सेंटर और सारे स्टेट्स को मिलाकर उनके बीच रिसोर्सेज का फेयर डिवीजन। और दूसरी है हॉरिजॉन्टल इक्विटी, जिसका मतलब है अलग अलग स्टेट्स के बीच आपस में फेयरनेस, ताकि किसी गरीब स्टेट के सिटीजन्स को भी ऐसी पब्लिक सर्विसेज मिल सके जो एक अमीर स्टेट के सिटीजन्स को मिलती हैं। चलिए, थियरी बहुत हो गई, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। हम देखेंगे लेटेस्ट यानी 15th फाइनेंस कमीशन की की रिकमेंडेशंस, जिसके चेयरमैन मिस्टर एन.के. सिंह थे। इससे आपको थियरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, 15th फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया कि 2021 से 2026 के पीरियड के लिए सेंटर के डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का 41% हिस्सा सभी स्टेट्स को मिलकर दे दिया जाना चाहिए। यह है वर्टिकल डिवोल्यूशन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। यहां डिविजिबल पूल का मतलब है वो टैक्स कलेक्शन जो सेंटर के सेस और सरचार्जेस हटाने के बाद बचता है। ये चार्ट इस स्प्लिट को बिल्कुल साफ दिखाता है। 59% शेयर सेंटर के पास रहता है अपनी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए, जैसे डिफेंस, रेलवेज और नेशनल हाईवेज। बाकी का 41% स्टेट्स को ट्रांसफर होता है उनके लोकल डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस के लिए। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि 14th फाइनेंस कमीशन ने तो 42% रेकमेंड किया था, तो इसे 1% कम क्यों किया गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अब यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। उनकी फंडिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब डायरेक्टली सेंटर की है, इसलिए उस एक्स्ट्रा खर्चे को अकाउंट करने के लिए ये 1% एडजस्ट किया गया। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो 41% का पूल है इसे सभी 28 स्टेट्स में आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबको बराबर मिलता है। इसके लिए एक डिटेल्ड मल्टी फैक्टर फॉर्मूला यूज किया जाता है। ये टेबल इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को एक्सप्लेन करता है। देखिए, सबसे ज्यादा वेटेज 45% इनकम डिस्टेंस को दिया गया है।
इसका सीधा सा मतलब है जो स्टेट पर कैपिटा इनकम में जितना पीछे है उसे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। फिर पॉपुलेशन और एरिया को 15% वेटेज है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2011 सेंसस का यूज़ करने पर कुछ 7 स्टेट्स ने ऑब्जेक्ट किया था। उनका कहना था कि इससे उन स्टेट्स को ज़्यादा फायदा मिलता है जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया डाला गया, जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले स्टेट्स को रिवॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर मेंटेन करने और टैक्स कलेक्शन में अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टेट्स को भी रिवॉर्ड मिलता है। तो आइए इस पूरे टॉपिक के की टेकअवेज को क्विकली समराइज करते हैं। पहला, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो फिस्कल मिसमैच को ठीक करती है। दूसरा, इसके 2 मेन काम हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। तीसरा, 15th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स के लिए 41% शेयर रेकमेंड किया है। और चौथा, स्टेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला नीड और परफॉर्मेंस दोनों पर बेस्ड होता है। इन शॉर्ट, फाइनेंस कमीशन एक वाइटल मैकेनिज्म है जो इंडिया के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की फाइनेंशियल बैकबोन को स्ट्रांग बनाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के बारे में, जो इंडिया के टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। इस डिस्कशन में हम इन 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे, जिससे आपको जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और समझते हैं कि जीएसटी आने से पहले इंडिया का टैक्स सिस्टम कैसा था। जीएसटी से पहले सेंटर और स्टेट्स अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते थे। जैसे फैक्ट्री में कोई चीज बन रही है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। आप किसी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट में, तो उस पर सर्विस टैक्स लगता था। स्टेट्स अपने लेवल पर वैट या सेल्स टैक्स लगाते थे जब कोई गुड्स बिकता था। इसके अलावा एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय जैसे कई और टैक्सेस थे। ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फ्रैगमेंटेड था। ओल्ड टैक्स सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कैस्केडिंग इफेक्ट। इसका सिंपल मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। सोच लीजिए, एक मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट बनाया और उस पर एक्साइज ड्यूटी पे की। जब वो प्रोडक्ट होलसेलर को बेचता है तो प्रोडक्ट की वैल्यू में वो टैक्स जुड़ जाता है। अब जब स्टेट उस पर वैट लगाता है तो वो उस प्राइस पर लगता है जिसमें पहले से ही टैक्स इंक्लूडेड है। इससे टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था और आखिर में कंज्यूमर के लिए चीज़ें महंगी हो जाती थी। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसने टैक्स सिस्टम को कैसे बदल दिया। ये इंडिया की टैक्स हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल चेंज था। ये 1 जुलाई 2017 को हुआ, जब पूरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू किया गया। इस एक डिसीजन ने पूरे देश के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को बदल कर रख दिया। जीएसटी का मेन स्लोगन था वन नेशन वन टैक्स। इसका एम था कि जो भी अलग अलग टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट एटसेट्रा, उन सब को हटाकर एक सिंगल टैक्स में मर्ज कर दिया जाए। इससे पूरा इंडिया एक यूनिफाइड मार्केट बन गया, जहां गुड्स और सर्विसेज पर एक जैसा टैक्स लगता है। तो आखिर ये नया जीएसटी सिस्टम काम कैसे करता है? इंडिया ने डुअल जीएसटी मॉडल अडॉप्ट किया है, जिसका मतलब है कि टैक्स सेंटर और स्टेट दोनों कलेक्ट करते हैं। आइए इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को समझें। एक क्रूशियल पॉइंट यह है कि जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। पहले क्या होता था, जहां प्रोडक्ट बन रहा है यानी ओरिजिन स्टेट, उसे टैक्स रेवेन्यू मिलता था। लेकिन जीएसटी में टैक्स उस स्टेट को मिलता है जहां कस्टमर ने चीज खरीदी है, यानी डेस्टिनेशन स्टेट। जैसे कि अगर एक कार गुजरात में बनी है और बिहार में बिकी है तो टैक्स रेवेन्यू बिहार गवर्नमेंट को मिलेगा, ना कि गुजरात गवर्नमेंट को। जीएसटी के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। जब कोई ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर होता है उसे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। इस पर 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। जैसे अगर आप मुंबई में ही एक लैपटॉप खरीदते हैं तो आपके बिल में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों दिखेंगे। लेकिन जब ट्रांजैक्शन 2 अलग स्टेट्स के बीच होता है उसे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। इस पर सिर्फ एक टैक्स लगता है, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इस नए सिस्टम से मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस का डर था, क्योंकि अब टैक्स कंजम्पशन स्टेट को मिलना था। इस चैलेंज को कैसे एड्रेस किया गया वो हम इस सेक्शन में समझेंगे। जैसा हमने डिस्कस किया, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को डर था कि उनका टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ गुड्स बनते तो हैं लेकिन कंज्यूम पूरे देश में होते हैं। ये सेंटर और स्टेट्स के बीच नेगोशिएशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंटर ने एक सोल्यूशन निकाला, जीएसटी कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म। इसके तहत सेंटर ने स्टेट्स को 5 साल तक उनके रेवेन्यू लॉस की कॉम्पनसेशन देने की गारंटी दी। इस कॉम्पनसेशन को फंड करने के लिए एक स्पेशल कॉम्पनसेशन सेस लगाया गया।
ये सेस लग्जरी आइटम्स जैसे कार्स और डीमेरिट गुड्स जैसे टोबैको और एरेटेड ड्रिंक्स पर लगता है। ये मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में स्टेट्स को 1.15 लाख करोड़ रुपए की कॉम्पेंसेशन दी गई। खासकर पेंडेमिक के टाइम जब इकोनॉमी स्लो डाउन हुई थी, तब इस कॉम्पेंसेशन ने स्टेट्स को बहुत सपोर्ट किया था। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया कि जीएसटी पर कानून बनाने की पावर सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास इक्वल है। कोर्ट ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस परसुएसिव हैं लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये डिसीजन इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है। अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर और देखते हैं कि आज जीएसटी का इंडिया के पब्लिक फाइनेंस में क्या रोल है। ये स्लाइड जीएसटी की इंपॉर्टेंस को साफ दिखाती है। आज जीएसटी सेंटर के ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का लगभग 35% कंट्रीब्यूट करता है और स्टेट्स के अपने टैक्स रेवेन्यू का करीब 44% हिस्सा जीएसटी से आता है। ये नंबर्स बताते हैं कि जीएसटी अब गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का कितना बड़ा सोर्स बन चुका है। तो आइए इस पूरी डिस्कशन के की टेकअवेज को समराइज करते हैं। जीएसटी ने इंडिया के कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को रिप्लेस करके सिंप्लीफाई किया है। इसने एक यूनिफाइड वन नेशन वन टैक्स मार्केट बनाया। ये ड्यूअल जीएसटी मॉडल पर काम करता है और इसने टैक्स सिस्टम को प्रोडक्शन बेस्ड से कंजम्पशन बेस्ड में शिफ्ट कर दिया। आज ये हमारे देश के पब्लिक फाइनेंस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन है। चलो अब डिस्कस करते हैं एक्सपेंडिचर, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पब्लिक बोरोइंग के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की बिल्कुल नींव है, यानी फाउंडेशन है। हम इसमें समझेंगे कि सरकारी पैसा कौन, कहाँ और कैसे खर्च करता है, और जब पैसा कम पड़ जाए तो सरकारें बोरोइंग यानी उधार को कैसे मैनेज करती हैं। इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम इन 6 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को एक एक करके कवर करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, फिर गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखेंगे और आखिर में बोरोइंग से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स और उसके पीछे के चेक्स एंड बैलेंसेस को डिटेल में समझेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, एक्सपेंडिचर डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से। आखिर ये है क्या और इंडिया जैसे बड़े देश के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है खर्च करने की जिम्मेदारियों का बंटवारा। ये बंटवारा 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच होता है, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके पीछे का प्रिंसिपल है और वो है एफिशिएंसी। मतलब जो काम जिस लेवल पर सबसे अच्छे तरीके से, सबसे कम कॉस्ट में और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हो सकता है, उस काम को करने की पावर और पैसा उसी लेवल की गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। चलिए इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझते हैं, एक जॉइंट फैमिली के बजट की तरह। सोच के देखिए, परिवार का जो मुखिया है यानी हेड ऑफ द फैमिली, वो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रहा है। उनका काम है पूरे परिवार के बड़े कॉमन खर्चे देखना, जैसे कि घर का लोन चुकाना। ये नेशनल डिफेंस जैसे काम हैं जिनका फायदा सबको मिलता है। फिर आती हैं अलग अलग छोटी फैमिलीज उस घर में जो स्टेट्स की तरह हैं। वो अपने डेली के खर्चे जैसे किचन का सामान, बच्चों की स्कूल फीस यानी पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन जैसे लोकल इश्यूज देखती हैं। और आखिर में आती है हमारी कॉलोनी कमेटी जो लोकल बॉडीज का रोल निभाती है। इसका काम है बिल्कुल इमीडिएट ज़रूरतें पूरी करना, जैसे कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट्स ठीक करवाना या सफाई का ध्यान रखना। तो आइए उसी जॉइंट फैमिली एनालॉजी को आगे बढ़ाते हुए अब डिटेल में देखते हैं परिवार के मुखिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बिग पिक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। सेंट्रल गवर्नमेंट उन सारे काम को हैंडल करती है जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है, जैसे नेशनल डिफेंस। सोच के देखिए, पूरे देश की सुरक्षा के लिए एक ही कमांड होनी जरूरी है। अलग अलग स्टेट्स की अपनी आर्मी नहीं हो सकती। फिर है फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड। दूसरे देशों से डील करते वक्त इंडिया की एक ही आवाज़ होनी चाहिए। इसके अलावा मनी एंड बैंकिंग यानी करेंसी प्रिंट करना, इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करना, ये सारे क्रिटिकल काम आरबीआई के थ्रू सेंटर ही देखता है ताकि पूरी इकोनॉमी स्टेबल रहे। और इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवेज और नेशनल हाईवेज बनाना, ये भी सेंटर की ही ड्यूटी है क्योंकि ये पूरे देश को आपस में जोड़ते हैं और बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, बात करते हैं उन गवर्नमेंट्स की जिनके काम को हम हर रोज़ फील करते हैं, जिनका असर हमारी डेली लाइफ पर, हमारी गली और शहर पर डायरेक्टली पड़ता है। ये हैं हमारी स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स रीजनल और लोकल ज़रूरतों पर फोकस करती हैं। इन्हें पता होता है कि ज़मीन पर क्या सिचुएशन है, जैसे पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, क्योंकि हर स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस अलग होते हैं। फिर है पब्लिक हेल्थ
यानी आपके शहर के हॉस्पिटल्स, एग्रीकल्चर। अब देखिए, पंजाब की खेती और केरला की खेती बिल्कुल अलग है, इसलिए इस पर काम करने के लिए लोकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ एजुकेशन पर भी लागू होती है, जैसे स्टेट बोर्ड की स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़। और आखिर में स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्टेट हाईवेज और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स। यही डिसेंट्रलाइजेशन की खूबसूरती है। और अब हम आते हैं गवर्नेंस के सबसे ग्रास रूट्स लेवल पर, यानी हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, शहरों में म्युनिसिपैलिटीज और गांव में पंचायत्स। इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है लास्ट माइल डिलीवरी को आसान बनाना। ये वो सर्विसेज हैं जिनके बिना हमारी डेली लाइफ मुश्किल हो जाएगी। घर तक साफ पानी पहुंचाना, रोज कचरा उठाना, अपनी गली की सड़क ठीक करवाना और स्ट्रीट लाइट्स को अच्छे से मेंटेन करना। अब इन क्लियर डिविजन्स के बीच एक स्पेशल कैटेगरी भी है, इसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। इसे आप एक टीम वर्क जोन समझ सकते हैं, जहां सेंटर और स्टेट दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं एजुकेशन और फॉरेस्ट्स। इन सब्जेक्ट्स पर एक नेशनल पॉलिसी की भी जरूरत है, जो सेंटर बनाता है, और उन्हें जमीन पर इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट लेवल एक्शन की भी। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कभी सेंटर और स्टेट के कानून में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सेंटर का बनाया हुआ कानून ही माना जाएगा। खर्चों की बात तो हमने कर ली, लेकिन तब क्या होता है जब सरकारों के खर्चे उनकी इनकम से ज्यादा हो जाते हैं? तब आती है बोरोइंग की बात। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल पार्ट पर आ रहे हैं, सेक्शन 4 पब्लिक बोरोइंग और उससे जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बोरोइंग को बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है, आर्टिकल 292 और 293 के थ्रू। आर्टिकल 292 सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो इंडिया के अंदर से और इंडिया के बाहर इंटरनेशनल सोर्सेज जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF से भी पैसा बोरो कर सकती है। ये बोरोइंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी सरकार के मेन अकाउंट की गारंटी पर ली जाती है और इसकी लिमिट पार्लियामेंट डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 293 के अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स सिर्फ इंडिया के अंदर से ही बोरो कर सकती हैं। वो बिना सेंटर की परमिशन के डायरेक्टली किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन नहीं ले सकती। चलिए अब आर्टिकल 293 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज को और डिटेल में समझते हैं। ये वो क्लॉज है जो सेंटर को स्टेट्स के डेट पर एक पावरफुल कंट्रोल देता है और जो अक्सर सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस में एक हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है। तो आखिर एक स्टेट को नया लोन लेने के लिए सेंटर की परमिशन कब चाहिए होती है? इसके स्टेप्स बहुत सिंपल है। अगर किसी स्टेट पर पहले से ही सेंटर का कोई लोन बाकी है, और सच तो ये है कि लगभग हर स्टेट पर सेंटर का लोन आउटस्टैंडिंग होता है, और वो स्टेट मार्केट से कोई नया लोन उठाना चाहती है, तो ये उसके लिए कंपल्सरी है कि वो नया लोन लेने से पहले सेंटर से कंसेंट यानी मंजूरी लें। इसका मतलब ये हुआ कि इन प्रैक्टिस सेंटर का स्टेट बोरोइंग्स पर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये प्रोविजन सेंटर को स्टेट फाइनेंसेस पर इतना कंट्रोल क्यों देता है? इसका मेन मकसद है स्टेट्स को एक डेट ट्रैप से बचाना। देखिए, डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जहां कोई स्टेट इतना ज्यादा कर्ज ले लेती है कि उसकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने लोन का इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता है और डेवलपमेंट के काम के लिए पैसा ही नहीं बचता। तो ये रूल देश की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मैकेनिज्म है। तो आखिर में इन सब कॉन्सेप्ट्स और रूल्स को जब हम जोड़ कर देखते हैं तो हमारे सामने इंडिया के पब्लिक फाइनेंस सिस्टम की क्या पिक्चर बनती है? चलिए इस पूरे सिस्टम के की टेकअवेज को एक बार अच्छे से समराइज करते हैं। सबसे क्रूशियल टेकअवे ये है कि इंडिया का पब्लिक फाइनेंस सिस्टम एक बहुत ही केयरफुली बैलेंस्ड मैकेनिज्म है। यहाँ सेंट्रलाइज्ड पावर है ताकि देश में स्टेबिलिटी और यूनिटी बनी रहे, जैसे डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के मामलों में। साथ ही डिसेंट्रलाइज्ड पावर भी है ताकि लोकल लेवल पर सर्विसेज की डिलीवरी एफिशिएंट हो, जैसे हेल्थ और एग्रीकल्चर में। और इन सब के ऊपर हमारे पास आर्टिकल 292 और 293 जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं जो बोरोइंग को रेगुलेट करके फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। यही वो डेलिकेट बैलेंस है जो इंडिया जैसे विशाल और डाइवर्स देश के फाइनेंशियल गवर्नेंस की फाउंडेशन है।